हेलो मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन सिंह और जैसा कि मैंने अपनी पिछली एक वीडियो बनाई थी दो बच्चों वाली, और मोदी जी ने जो पिछला एक मैंने बताया था जो स्कीम इन्होंने चला रखी है। अब एक नई स्कीम और लॉन्च की गई थी जो ई श्रम के नाम से है, और ये लेबर मिनिस्ट्री द्वारा, श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। ई श्रम यानी कि राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक कार्ड यानी कि मजदूर कार्ड, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है यानी कि असंगठित क्षेत्रों के लिए है। इसमें कौन कौन आ रहे हैं? छोटा किसान, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, पशुपालक, मछली विक्रेता, मोची, न्यूज़पेपर वेंडर, ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाले मजदूर, रेडी फल वाले, मनरेगा श्रमिक, कारपेंटर, प्लम्बर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक, आशा वर्कर, स्थानांतरित लेबर, चाय विक्रेता, दूध विक्रेता और नाई। ये 18 लोग हैं जो इसमें कवर्ड आए हैं। इनको बेनिफिट दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए योग्यता क्या है? आवेदक की उम्र 16 से 59 यानी कि 59 उम्र तक होनी चाहिए। आवेदक का पीएफ और ईएसआई, पीएफ मतलब ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसमें इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और आवेदक किसी भी संगठित समूह और संस्था का सदस्य नहीं होना चाहिए। अभी तक इसमें 26,10,15,444 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अब इसमें सवाल क्या क्या उठते हैं, ये मेरे सवाल भी हैं और आपके सवाल भी होने चाहिए, ध्यान से सुने। जब देश में श्रम मंत्रालय ईपीएफ और ईएसआई के द्वारा ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्रों में सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा दे रहा है, तो इस नए पोर्टल ई श्रम की क्या आवश्यकता थी? दूसरा, ईंट भट्टों का जो जिक्र हुआ है, ईंट भट्टे वाले जो श्रमिक हैं, ईंट भट्टे ईपीएफ में पहले से ही कवर आते हैं। ईपीएफ द्वारा इनको बेनिफिट देना चाहिए। वो तो काम डिपार्टमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा है, ईपीएफ डिपार्टमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा, एक अलग से इनको काम जोड़ दिया गया है, जबकि ये ईपीएफ का काम था और उसी के अंडर में इनको बेनिफिट देना चाहिए था। तीसरा सवाल क्या है? जब देश में श्रम मंत्रालय ईपीएफ ईएसआई काम कर रहा है, तो उसके थ्रू ही इनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, और जो भी बेनिफिट है उन दो साइट के थ्रू देना चाहिए था। और चौथा सवाल क्या है? जब देश में गरीब लोगों को गेहूं, चावल, चीनी और दूसरी चीज़ें सस्ते रेट पर सरकार दे रही है, तो अब 1,000 रुपये महीना इनको देने की क्या आवश्यकता थी? पांचवा सवाल क्या है? सरकार और श्रम मंत्रालय के पास ऐसा कौन सा यंत्र है जो पता लगाए कि ये लोग कहीं और ईपीएफ और ईएसआई में रजिस्टर्ड नहीं है या किसी संगठित समूह या संस्था में कार्य नहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मेरे एक परिचित हैं, वो एक कंपनी में काम करते हैं, उनका ईपीएफ खाता भी है, ईएसआई नंबर भी है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास 1,000 रुपये उनके खाते में आए हैं। और अभी कल परसों मेरे से एक कंपनी के मैनेजर मिले थे, वो बता रहे थे कि उनके मजदूर छुट्टी करके ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। और अब आप देखिए, आप श्रम मंत्रालय बताए कि ये सब क्या हो रहा है और ऐसा क्यों है। छठा सवाल है, ये आपके पास ऐसा कौन सा पैमाना या यंत्र है जो पहचाने कि ये लोग वही जो 18 जो आपने स्लैब में रखे हुए हैं वही हैं, उससे अलग दूसरे नहीं है या कहीं और अन्य जगह पे ये कार्य नहीं कर रहे हैं? और सातवां सवाल ये है, जब इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे सस्ता इलाज दिया जाता है, उसके बाद भी आयुष्मान भारत योजना चलाई गई थी, उसमें इलाज दिया जा रहा था, तो अब ई श्रम और ये फ्री वाला पोर्टल क्यों बनाया गया?
और 8वां सवाल क्या है कि जब इनको या आपको इनकी मदद करनी थी तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना था। ये इनको पैसा दे करके भिखारी बनाने वाली और आलसी और अपाहिज बनाने वाली पॉलिसी नहीं लानी चाहिए थी। और 9वां सवाल क्या है कि अगर आपको पैसा फ्री में ही देना था तो जो ये टैक्स पेयर हैं इनके ऊपर टैक्स लगाने, बिजनेसमैन को इतना टैक्स देने और महंगाई बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी। 10वां सवाल क्या है, अब मैं आपको एक अंत में एक औसत बताता हूँ कि जब 26 करोड़ लोग रजिस्टर हुए हैं, अगर इनमें से हम 1% लोगों को भी 1,000 रुपये पर मंथ देते हैं तो क्या हिसाब बनेगा एक साल में। ध्यान से सुनना, 3 करोड़ लोगों को अगर हम एक महीने में 1,000 रुपये के हिसाब से देते हैं तो 3,000 करोड़ रुपए बनते हैं और यही 12 महीने बन जाते हैं 36,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 36,000 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अब आप ये बताओ क्यों इतना पैसा लगाया जा रहा है। और 11 और अंत में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपके पास ऐसी कौन सी बेस है, आप बताएं कि किस बेस पर इनको आप बेनिफिट देंगे। आपने कौन सा ऐसा पैमाना लगाया, फॉर्मूला लगाया जो पता लगाया कि किसकी इनकम आमदनी कितनी है। अगर कोई चाय वाला है तो उसकी आमदनी हो सकता है, एक चाय वाले की 50 रुपये दिन में कमा रहा हो, दूसरा 1,000 रुपये कमा रहा हो। तो आपने किस बेस पर इनको बेनिफिट देंगे। एक मोची है जिसको 50 रुपये का काम एक दिन में मिलता है, दूसरा मोची दूसरी जगह पे काम कर रहा है, वो 1,000 रुपये तक का जूते बना करके काम कर लेता है। तो आप किस बेस पर इनको बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं। और एक ऑटो रिक्शा वाला, एक रिक्शा वाला दिन भर में 200 रुपये कमाता है, दूसरा 2,000 रुपये भी कमाता है। तो आपके पास कौन सा पैमाना है, आप बताएं। और श्रम मंत्रालय से मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आपके पास ईपीएफ ईएसआई डिपार्टमेंट आपसे ठीक से नहीं संभल रहा है तो आप ये रोज़ रोज़ नई नई पॉलिसी चेंज कर रहे हैं ईपीएफ और ईएसआई में, और नई नई मुश्किलें पैदा किए जा रहे हैं। और मैं एक डिप्टी डायरेक्टर जो देहरादून में बैठते हैं उनसे एक दिन मिला था, उनसे मैं पूछ रहा था कि कितने एम्प्लॉय रजिस्टर हैं ईएसआई की साइट पे, तो उन्होंने बताया 7 से 8 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं ईएसआई की साइट पे। अब आप देख लिए, अगर 7 से 8 करोड़ ईएसआई में रजिस्टर हैं और मान लेते हैं ईपीएफ में 10 से 15 करोड़ लोग होंगे, तो इनको संभालने के लिए 2 डिपार्टमेंट हैं पूरे देश में। इनका रिकॉर्ड रखने और इन कंपनियों का रिकॉर्ड रखने, उस पर काम करने के लिए पूरे देश भर में ऑफिस खुले हुए हैं, तब भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो अब आप ये 26 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई श्रम पोर्टल बना रखा है आपने, इसको आप कैसे हैंडल करेंगे। और दूसरा, अगर आपको बेनिफिट ही देना था तो अगर आपने 36,000 करोड़ रुपए का जो मैंने आइडिया लगाया है एक साल में, वो मेरे हिसाब से जो मैंने अपनी डायरी में विचार लिखे हैं उसके हिसाब से ये 3600 करोड़ रुपए का भी काम नहीं है। तो ये 10 गुना 20 गुना, और ये तो 36,000 करोड़ मेरा आइडिया है और एक्चुअल तो असलियत कुछ और ही होगी। आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और आप मेरे विचारों को समझें, वीडियो को शेयर करें और अपना कीमती टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।